चलिए हम लोग बात करते हैं खनिज के बारे में कि खनिज क्या होते हैं, मिनरल्स। अब बात खनिज की आई तो सीधा सा आपको ये कॉमन सेंस लगाना, खनिज मतलब भू प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि मिनरल्स जो होते हैं वो भू प्रॉपर्टी में ही रहते हैं, वहीं से प्राप्त होते हैं। तो खनिज मतलब हो गए आपके जो चीज़ें भू प्रॉपर्टी में के अंदर होंगी। तो अगर हम बात करें कि खनिज क्या होते हैं, जैसे तत्वों के खनिज क्या होते हैं, तो भू प्रॉपर्टी में तत्व जिस रूप में उपस्थित होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज क्या होते हैं, जो तत्व होते हैं भू प्रॉपर्टी में जिस रूप में उपस्थित होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तत्व भू प्रॉपर्टी में जिस रूप में उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। कोई भी तत्व जिस रूप में आपका भू प्रॉपर्टी से प्राप्त होगा, जिस रूप में वो भू प्रॉपर्टी में रुकेंगे, पाए जाएंगे, वही क्या कहलाएंगे, खनिज कहलाएंगे। ठीक है ना। तो हमें जिस धातु का शोधन करना होता, धातुओं को निष्कर्षित करने का, शुद्ध करने का प्रोसेस कहलाता धातु कर्म, मेटलर्जी। तो हमें जिस तत्व की प्राप्ति करनी होती है खनिज से करते हैं, और जिस खनिज से हम धातु प्राप्त करते हैं उसी को हम एक स्पेशली नाम देते हैं अयस्क। अयस्क क्या होते हैं, अयस्क वे होते हैं जिनसे हम धातुओं की या तत्वों की प्राप्ति करते हैं। ठीक है ना। सारे चीजें तो खनिज है, तत्व जिस रूप में पाए जाएंगे भू प्रॉपर्टी में वो खनिज होगा, लेकिन जब हम धातु को निकालेंगे तो हम जिस खनिज से धातु निकालेंगे या जिस खनिज से अयस्क को प्राप्त करेंगे उसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं अयस्क। क्या कहते हैं, अयस्क। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है कि सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्यों? मतलब सभी अयस्क क्या हैं, खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। तो केवल वही खनिज अयस्क कहलाते हैं जिनसे हम एलिमेंटों को, जिनसे हम तत्वों को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमें धातु या हमें एलिमेंट की प्राप्ति करनी, तत्व को निकालना है। पता लगा कि हमने 100 क्विंटल पत्थरों को तोड़ा, अयस्कों को तोड़ा। अयस्क होते हैं कि स्टोन होते, पत्थर होते हैं। तो हम पत्थरों को तोड़ करके, खनिजों को तोड़ करके निष्कर्षित किया और पता लगा हमने 100 क्विंटल खनिज लिया और उसमें से 2 किलो एलिमेंट मिला है। तो 100 क्विंटल खनिज के शोधन में आपको 2 किलो एलिमेंट मिल रहा है, तत्व मिल रहा है, तो सब कुछ तो खराब हो गया है। यानी जो आपने लागत लगाई, जो आपने मेहनत किया वो मिलेगा ही नहीं। 2 किलो में क्या होगा, तो सारा मेहनत, सारा प्रोसेस आपका बेकार है, क्योंकि उसमें आपका नुकसान होगा। उसमें आपको इतना सारा मेहनत करना पड़ेगा, कोई लाभ उससे नहीं मिलेगा। तो क्या होता है कि सभी खनिज, इसीलिए बोले जाते हैं कि सभी खनिज से हम धातु या एलिमेंट नहीं निकालते हैं। भाई किसी में ज्यादा होता है एलिमेंट तो किसी में कम होता है। तो जिसमें ज्यादा होगा, यानी जिसमें कम लागत में, कम मेहनत में, कम खर्च में ज्यादा मात्रा में तत्व मिल जाए, उसी को हम स्पेशली नाम देते हैं अयस्क, और उसी से हम तत्वों को निकालते हैं, उसी से तत्वों का निष्कर्षण करते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है, जैसे ये चीज है, ये चीज आपके टेट के पेपर में आता है और छोटे जो एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछा जाता है। जैसे आपका जब पर्यावरण से संबंधित पेपर बनेगा, एनवायरनमेंट से संबंधित, तो ये जरूर पूछा जाता है कि ये एलिमेंट प्रकृति में या भू प्रॉपर्टी में कितना पाया जाता है। दूसरी चीज, बोर्ड के लिए एक क्वेश्चन आता है कि कॉपर के 2 अयस्क लिखिए या आयरन के 2 अयस्क के नाम और सूत्र लिखिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ होता है कि आपको अयस्क, हर एक एलिमेंट का
जो अयस्क है वो पता होना चाहिए। आपके कोर्स में जो आपके एलिमेंट हैं जिनका हमें निष्कर्षण करना है उसमें आता है कॉपर। तो कॉपर का कम से कम 2 अयस्क आपको पता होना चाहिए। आयरन के कम से कम 2 अयस्क पता होने चाहिए। सिल्वर, जिंक, निकिल। तो ये जो एलिमेंट हैं इनका निष्कर्षण आपके कोर्स में है, बोर्ड के पाठ्यक्रम में है। तो ये आप एलिमेंट को ध्यान दे दीजिएगा और इन एलिमेंटों के कम से कम 2 अयस्क आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कॉपर का होता है कॉपर पायराइट, CuFeS2, कॉपर पैराइट कॉपर का क्या है? अयस्क है। कॉपर के तो बहुत सारे खनिज होते हैं लेकिन हम स्पेशली कॉपर किससे प्राप्त करते हैं? कॉपर पैराइट से। तो कॉपर पैराइट से प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब कॉपर पैराइट क्या हो गया? अयस्क। इसी तरह एल्यूमिनियम भी आपके कोर्स में है, लेड भी आपको पता होना चाहिए, Pb। तो ये सब इतने महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं, इनके आपको अयस्क को तैयार करना है। तो समझ में आ गई बात कि खनिज और अयस्क क्या होते हैं और क्या डिफरेंस है। तत्व जिस फॉर्म में पाया जाएगा प्रकृति में यानी भूपर्पटी में वो खनिज होंगे और उन खनिजों को हम अयस्क बोलेंगे जिनसे हम धातु का निष्कर्षण करेंगे। उसको हम एक स्पेशली नाम देते हैं अयस्क। क्यों? क्योंकि जो अयस्क होते हैं उनसे धातुओं को हम या एलिमेंटों को हम कम लागत में, कम खर्चे पर, कम मेहनत से ज्यादा मात्रा में निकाल सकते हैं। तो इसलिए उसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं अयस्क। तो ये डिटेल हो गया। अब हम आगे चर्चा करेंगे धातु कर्म के बारे में। हम एक एक प्रोसेस पढ़ेंगे कि अयस्कों से धातुओं को कैसे निकालते हैं। 3 प्रोसेस होती हैं। एक होता अयस्क का सांद्रण, दूसरा होता धातु का निष्कर्षण और तीसरा होता है धातु का शोधन। एक एक करके आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करें आगे धातु कर्म के बारे में, मेटलर्जी के बारे में। इससे पहले हमने आपको ये बता दिया है कि जो भू प्रॉपर्टी होती है, भू प्रॉपर्टी में 2 आपके एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, वो किस रेशियो में पाए जाते हैं और किस रूप में पाए जाते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो तत्व होते हैं, स्पेशली हम धातु पर चर्चा कर रहे हैं, तो धातु जो होते हैं वो आपके भू प्रॉपर्टी में किस रूप में पाए जाते हैं? खनिजों के रूप में। यानी खनिज के बारे में बात यही हुई कि धातु प्रकृति में जिस रूप में यानी भू प्रॉपर्टी में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। और वो खनिज जिनसे हम धातुओं को आसानी से इजी वे में, कम लागत में, कम खर्चे पर, कम मेहनत में, अधिक मात्रा में प्राप्त करते हैं उसे हम अयस्क कहते हैं। तो जो तत्वों का निष्कर्षण करेंगे, धातु का निष्कर्षण करेंगे, वो किससे करेंगे? अयस्क से करेंगे। ठीक है ना। तो हम पहले यहाँ पे परिभाषा देख लेते हैं कि धातु कर्म क्या होता है। धातु कर्म क्या होता है? धातुओं का कर्म करना। ठीक है। यानी धातुओं कर्म करना मतलब ये हो गया कि अयस्कों से शुद्ध धातु को प्राप्त करने में जिस भौतिक और रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सामूहिक रूप से, कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? धातु कर्म बोलते हैं। यानी धातु कर्म में वो सारे प्रोसेस आ जाते हैं जो प्रयोग किए जाते हैं धातु को निकालने में। अब धातु के निकालने में एक प्रोसेस नहीं प्रयोग होता, कई सारे स्टेप होते हैं, कई सारे चरण होते हैं जिनके द्वारा हमें धातु शुद्ध रूप में प्राप्त होती। तो वो उसमें कुछ भौतिक प्रोसेस भी इन्वॉल्व होते हैं और कुछ रासायनिक प्रोसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो उन्हें सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं? सामूहिक रूप से धातु कर्म बोलते हैं। जनरली एक लाइन में आप ये समझिए कि शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जिन भी भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों का यूज किया जाता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? धातु कर्म बोलते हैं। और ये कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप में धातु कर्म कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है अयस्क का सांद्रण। सीधी सी बात है कि अयस्क को अगर हम निकाल रहे हैं भू प्रॉपर्टी से तो अयस्क शुद्ध रूप में तो मिलेगा नहीं। अभी कोई चीज है, ये चाक है या ये डस्टर है आपका, इसको भू प्रॉपर्टी में गाड़ दीजिए और थोड़े दिन बाद निकालिए तो क्या ये डस्टर इसी रूप में निकलेगा? इसमें बहुत सारी धूल, मिट्टी, सिलिका, तमाम सारी चीजें नीचे लगी होंगी। तो अयस्क भी आपका जो है शुद्ध रूप में नहीं होता, उसमें मिट्टी, धूल, सिलिका यानी बालू, तमाम सारे कण उसमें ऊपर से लग जाते हैं।
तो वो चीजें जो होती हैं वो अशुद्धियां होती हैं। तो सबसे पहले हम अयस्क को क्या करते हैं, सांद्रित करते हैं। अयस्क से उन अशुद्धियों को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, बाहर करते हैं, निकालते हैं। तो वो प्रोसेस कहलाता है अयस्क का सांद्रण। और जब आपका अयस्क शुद्ध हो जाता है तब हम उस अयस्क के धातु का निष्कर्षण करते हैं। और इन दोनों क्रियाओं में कई सारे स्टेप यूज किए जाते हैं। अब जब धातु निकालोगे तो धातु निकालने के लिए कई सारे स्टेप यूज होते हैं, कई सारे प्रोसेस यूज होते हैं। आपने पीछे कक्षा में हाई स्कूल में कुछ भट्टियों के बारे में पढ़ा होगा, वो सब यहाँ इन्वॉल्व होती हैं, उन्हीं में ये सारी प्रोसेस करवाई जाती है। और जब धातु आपका निकल आता है तो भी धातु आपका शुद्ध नहीं होता है। तो शुद्ध नहीं होता तो उसके लिए हम धातु शोधन करते हैं। क्या करते हैं, धातुओं का शोधन करते हैं। तो स्पेशली 3 स्टेप में इसका पूरा धातु कर्म किया जाता है। किसी भी अयस्क का जब आपको धातु कर्म करना है, किसी भी अयस्क का आपको धातु निकालना है किसी भी अयस्क से, तो आपको 3 प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अयस्क का सांद्रण करना पड़ेगा। अब अयस्क के सांद्रण के लिए 4 विधियां होती हैं। एक होता फेन प्लवन विधि, दूसरा होता गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, तीसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि और चौथा है रासायनिक निक्षालन विधि। लेकिन ये चारों विधियां कहाँ पे यूज होंगी, एक अयस्क के लिए चारों नहीं यूज होगी, किसी एक अयस्क के लिए कोई एक ही विधि यूज होगी। तो अब कौन से अयस्क के लिए कौन सी विधि लगाएंगे वो हम चर्चा करेंगे आगे। और जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो धातु निष्कर्षण में भी कई सारी प्रोसेस होती हैं। जैसे हमें कॉपर का धातु निष्कर्षण करना, तो हमें कॉपर को या तो पहले निस्तापित करना पड़ेगा या भर्जित करेगा, फिर प्रगलित करना पड़ेगा। तो कई स्टेप में ये काम होता है। और एट लीस्ट आपको एक विधि होती है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा सबसे अच्छी शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है, वैद्युत अपघटनी विधि। तो वैद्युत अपघटनी विधि के द्वारा हम धातु का शोधन करते हैं। तो हम एक एक चीज पर अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे अयस्क के सांद्रण के बारे में। तो ये चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जो है आज के लिए इतना ही। बाकी जो आपका आगे की प्रोसेस है वो आपको स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और जो भी कोई जानकारी होगी वो आपको मिलती रहेगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई अलग से टॉपिक आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके टाइप कर दीजिएगा। वो प्रॉब्लम आपको तुरंत उसका सलूशन दिया जाएगा। और कोई भी बात अगर समझ में नहीं आ रही तो उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।